जय हिंद एवरीवन। खान सर का बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए विजेता बैच 2.0 लाया गया था और इसका क्लास 24 तारीख से स्टार्ट हुआ है। पहले स्टार्ट होने वाला था लेकिन ये डिले हो गया। 24 से इसका पहला क्लास हो चुका है और क्लास में कुछ टाइम सर थ्योरी भी बताते हैं और उसके बाद एमसीक्यू करवाते हैं। तो कल का जो एमसीक्यू हुआ है वो मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है और खान सर के इसी बैच से विजेता बैच जो पिछले साल आया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में आए थे। इम्पोर्टेंट है, टाइम निकाल कर पढ़ लीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसमें जो क्लास में बात हुआ है वो हुआ है एस्ट्रोनॉमी पे, ज्योग्राफी का क्लास हुआ था, यही है। आइए हम लोग एक एक करके सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन हुआ है कल, तो 30 देख लेते हैं। एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश है, हम दोनों पढ़ देंगे, आप लोग को सुविधा हो जाएगा। विच एंशियंट एस्ट्रोनॉमर प्रपोज्ड द जियोसेंट्रिक मॉडल अकॉर्डिंग टू विच द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। किस प्राचीन खगोल शास्त्री ने भूकेंद्रीय मॉडल जियोसेंट्रिक मॉडल का प्रस्ताव रखा था जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है? तो ये कहने वाले, ये प्रस्ताव रखने वाले टॉलमी है। कौन है? टॉलमी। अर्थ इज एट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये कौन कहा है? टॉलमी कहा है। जियोसेंट्रिक मॉडल का प्रस्ताव कौन दिया है? टॉलमी दिया है। ठीक है, आगे है हु प्रपोज्ड द हेलियोसेंट्रिक मॉडल इन विच सन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो देखिए, हेलियोसेंट्रिक देने वाला मॉडल जो है किसका है? तो ये है कोपरनिकस का। किसका है? कोपरनिकस। सूर्य केंद्रीय मॉडल हेलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? जिसने सूर्य को सौरमंडल के केंद्र में बताया। सूर्य को ही सौरमंडल के केंद्र में कौन बता दिया? कोपरनिकस। ठीक है, आगे हु फॉर्मुलेटेड द 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन which stated that planets revolve around the sun in elliptical orbits। किसने ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिसमें बताया गया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं? ये किसने कहा है? केपलर ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केपलर। केपलर। Which important discovery of Edwin Hubble strengthened the concept of expansion of the universe? एडविन हबल ने किस महत्वपूर्ण खोज से ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को बल दिया? तो देखिए, एडविन हबल ने रेडशिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज का कॉन्सेप्ट दिया। हिंदी में आकाश गंगाओं का लाल विचलन, आकाश गंगाओं का लाल विचलन का कॉन्सेप्ट या फिर इसका अवधारणा कौन दिया है? एडविन हबल ने दिया है। एडविन हबल रेडशिफ्ट ऑफ गैलेक्सी, आकाश गंगाओं का लाल विचलन। व्हाट डज केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन स्टेट्स? केपलर का ग्रहों की गति का पहला नियम क्या बताता है? तो क्या बताता है? आंसर हो जाएगा द प्लेनेट्स revolves around the sun in elliptical orbits with the sun at one focus। सूर्य ग्रहों के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। ये है केपलर का फर्स्ट लॉ। आगे है आगे का क्वेश्चन का प्रिंट है नहीं। अच्छा, जब हम इसको पीडीएफ में डालेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो था ये था पंच सिद्धांत से। ठीक है, पीडीएफ में आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। What is the theory that states that the universe originated from an extremely hot dense point and has been expanding ever since?
वह सिद्धांत जो बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत गर्म घने बिंदु से हुई है और तब से इसका विस्तार हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे बिग बैंग थ्योरी। क्या कहेंगे? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर मैच करना है थ्योरी और उसके प्रोपोनेंट से, सिद्धांत और प्रतिपादकों से। तो देखिए इसका आंसर होगा बिग बैंग थ्योरी का लैमेथियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 से जाएंगे और इस तरह से देखिए ए में ये ऑप्शन मिल रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी लैमेथियर, बिग बैंग थ्योरी लैमेथियर, इक्विलिब्रियम थ्योरी या फिर साम्य अवस्था सिद्धांत ये दिया है हरमन बॉडी थॉमस गोल्ड। ठीक है, साम्य अवस्था सिद्धांत हरमन बॉडी एवं थॉमस गोल्ड। इक्विलिब्रियम थ्योरी हरमन बॉडी एंड थॉमस गोल्ड। ऑसिलेशन थ्योरी कौन दिया है? दोलन सिद्धांत। तो दोलन सिद्धांत एलन संडेज। दोलन सिद्धांत ऑसिलेशन थ्योरी एलन संडेज। इन्फ्लेशन थ्योरी ये दिया है एलन गुथ ने। इन्फ्लेशन थ्योरी स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली डिस्कवर्ड मोस्ट डिस्टेंट रेडियो लाउड क्वासर कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। हाल ही में खोजे गए सबसे दूर स्थित रेडियो लाउड क्वासर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पढ़ते हैं। क्वासर इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द गैलेक्सी दैट इमिट्स अ जेट दैट रेडियो फ्रीक्वेंसीज। हिंदी में है क्वासर आकाशगंगा का सबसे चमकदार पिंड होता है जिससे रेडियो आवर्ती पर धारा जेट का उत्पन्न होता है। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे है द टर्म क्वासर इज शॉर्ट फॉर क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स एंड दे वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1960s। क्वासर शब्द क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स का संक्षिप्त रूप है और इन्हें पहली बार 1960 के दशक में खोजा गया था। ये भी सही है। मोस्ट क्वासर्स हैव वेरी लिटिल रेडियो इमिशन बट स्टिल एमिट अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज एंड गामा रेज। अधिकांश क्वासर से बहुत कम रेडियो उत्सर्जन होता है लेकिन फिर भी ये पराबैंगनी अवरक्त एक्सरे और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये रहा 9 नंबर विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली डिस्कवर्ड अच्छा ये तो हो गया था। आगे 10 नंबर देखिए। ईच क्वेश्चन हैज 2 स्टेटमेंट्स गिवन assertion and reason. You have to examine both the statements carefully and select the answer using the code given below. प्रत्येक प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। आपको दोनों को अच्छा से पढ़ना है और फिर कोड से मिलान करना है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। क्वासर्स emit only रेडियो वेव एंड विजिबल लाइट। क्वासर केवल रेडियो तरंग और दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो ये सही है? तो नहीं सही है, क्योंकि क्वासर सिर्फ रेडियो वेव ही और विजिबल लाइट ही इमिट नहीं करता है, इसके अलावा भी अल्ट्रा रेज, गामा रेज इस तरह का चीज़ भी इमिट करता है, उत्सर्जन करता है। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, आगे है क्वासर्स इमिट एनर्जी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरे एंड गामा रेज। ये सही है। क्वासर पराबैंगनी अवरक्त, एक्सरे और गामा किरणों सहित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कई हिस्सों में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये सही है। ये पहला वाला गलत है। इस तरह से आंसर क्या होगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। ठीक है। स्टार्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टू गैसेस। तो स्टार जो है ये बना होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम से। तारे मुख्य रूप से किन दो गैसों से मिलकर बने होते हैं? तारे बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। What is the process of energy production in stars called in which hydrogen turns into helium? तारों में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, फ्यूजन है फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूज करता है। पारा से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मासिव स्टार एटलीस्ट 8 to 10 times द मास ऑफ द सन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट इवेंट्स बिफोर इट एंड्स। एक विशाल तारे सूर्य से कम 8 से 10 गुना अधिक द्रव्यमान के जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम आपके अंत से पहले सही घटनाओं को दर्शाता है? तो देखिए, सबसे पहले प्रोटो स्टार होता है, फिर लाल दानव, लाल महादानव या रेड जायंट होता है, फिर सुपरनोवा होता है, फिर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल जो भी बनता है वो बाद में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। आगे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रॉबेरी मून। तो स्ट्रॉबेरी मून के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 2 देख लीजिए किसमें है। 2 और 3 होगा सही, तो 2 और 3 है ऑप्शन नंबर बी में। पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी को, 2 और 3। द एल्गोनक्विन ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड दिस फुल मून टू इंडिकेट द टाइम व्हेन वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज वेयर रेडी टू बी हार्वेस्टेड। उत्तरी अमेरिका की एल्गोनक्विन जनजातियों ने इस पूर्णिमा को उस समय का संकेत देने के लिए नामित किया था जब जंगली स्ट्रॉबेरी कटाई के लिए तैयार होती थी। एल्गोनक्विन नाम का जनजाति है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हार्वेस्ट क्या करता है, किसका कटाई करता है? स्ट्रॉबेरी का। उसी से रिलेटेड है स्ट्रॉबेरी मून। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसे कभी कभी हनी मून भी कहा जाता है क्योंकि इस समय शहद निकालने का मौसम होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर डिटरमाइंड द चंद्रशेखर लिमिट 1.44 सोलर मासेस इन द ईयर 1930। चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौरिक द्रव्यमान का निर्धारण किया था। दूसरा है, स्टार्स विद इन दीज लिमिट बिकम वाइट ड्वार्फ while stars with remnant mass above it turn into न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल। इस सीमा के अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं जबकि इससे ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। तीसरा है, चंद्रशेखर लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द मास ऑफ द मेन स्टेज स्टार। चंद्रशेखर सीमा मुख्य अवस्था के तारों के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। तो क्या सही होगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 1 और 2। 1 और 2। What is the period taken by the sun to complete one revolution around the center of the galaxy called? सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाली अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर,
देखिए ये इधर तो सेम ही हो गया, इधर से मैच कर लीजिए, ब्रह्मांड वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेप ऑफ गैलेक्सीज। आकाशगंगा के आकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैलेक्सीज अपीयर इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स इंक्लूडिंग इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इरेगुलर शेप्स। आकाशगंगाएं अंडाकार, स्पर्लिकार और अनियमित आकार सहित विभिन्न आकारों में दिखाई देती है। दूसरा है, इन 2005 द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप एस्टेब्लिश्ड दैट आवर गैलेक्सी हैज अ वियर्ड स्पाइरल शेप। 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने यह सिद्ध किया कि हमारी आकाशगंगा का आकार एक दंड सज्जित स्पर्लिकार है। तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में सही है। 18 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कलर ऑफ स्टार्स इज एन इंडिकेटर ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। तारों का रंग उनके रासायनिक संगठन का सूचक होता है। दूसरा है, रेड कलर्ड स्टार्स आर हॉटर देन ब्लू कलर्ड स्टार्स। ब्लू वाला ज़्यादा हॉट होता है, या उल्टा लिखा है, ये गलत हो गया। रेड कलर ऑफ स्टार केमिकल कंपोजिशन का इंडिकेटर नहीं है, कितना हॉट है ये बताता है कलर ऑफ स्टार। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत है। तारों का रंग उनके रासायनिक संगठन का सूचक होता है, नहीं। लाल रंग के तारे नीले रंग के तुलना में अधिक गर्म होता है, नहीं। तो नाइदर वन नाइदर टू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा सही आंसर। मैच करने बोला है आपको, मैच कीजिए। रेड जो होगा ये होगा कोल्डर स्टार। ठीक है, रेड क्या है, कोल्डर स्टार होगा। तो फिर ब्लू क्या होगा, ब्लू हो जाएगा हॉटर स्टार। ठीक है, येलो क्या होगा, येलो क्या होगा, येलो हो जाएगा कलर ऑफ द सन। और वाइट हो जाएगा रिलेटिवली हॉट बट कोल्डर देन ब्लू। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे एसर्शन रीजन वाला है, पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी अ ब्लैक होल डायरेक्टली थ्रू अ टेलीस्कोप। रीजन है ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी, इट्स strong gravitational field does not allow any kind of radiation, even light rays to escape. कृष्ण छिद्र को दूरबीन से प्रत्यक्षता देख पाना संभव नहीं है। इसका अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण, यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। तो क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है, और आर जो है रीजन जो है इसके सेशन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, हु फर्स्ट गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लैक होल थ्योरी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर दो तरह से सर बताए हैं। देखिए सबसे पहले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था इस तरह का इंफॉर्मेशन, लेकिन उसने ब्लैक होल का जिक्र नहीं किया था, साफ सुथरा जिक्र नहीं था ब्लैक होल का, लेकिन इस तरह का इंफॉर्मेशन दिए थे। ठीक है, इसको अच्छा तरीका से डिटेल्ड वे में समझाने का कार्य किया था एस चंद्रशेखर। ठीक है, तो बेहतर होगा आप लोग ऑप्शन सी से जाएंगे, और अगर ऑप्शन सी नहीं मिले तो आप लोग फिर ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जाइएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सुपरनोवा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुपरनोवा के बारे में गलत है। सुपरनोवा आर एक्सट्रीमली लुमिनस एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। सुपरनोवा अत्यधिक चमकदार खगोलीय घटनाएं हैं
तो ये सही है। ऑल टाइप ऑफ स्टार्स एंड एज सुपरनोवा, सभी प्रकार के तारे सुपरनोवा के रूप में समाप्त होते हैं। तो ये गलत बात है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। मैच करना है आप लोगों को, मैच कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुपरनोवा सोर्स ऑफ कॉस्मिक रेज, न्यूट्रॉन स्टार, सुपर डेंस रेमनेंट। हिंदी में आप लोग भी मैच कर लीजिए खुद से। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधी है, 1 का ए, 2, 3, 4 इस तरह से। चलिए आगे चले। आगे 24 नंबर है, ये भी है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। तो देखिए, कॉन्स्टिलेशन आर इमेजिनरी पैटर्न्स ऑफ स्टार इन द स्काई, तारामंडल आकाश में सितारों के काल्पनिक पैटर्न होते हैं। रीजन में कह रहा है द IAU हैज एस्टेब्लिश 88 ऑफिशियल बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ दिस पैटर्न। IAU ने इस पैटर्न के लिए 88 आधिकारिक सीमाएं और नाम स्थापित किए हैं। तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही है और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो देखिए, मंगूर तारा जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है, जीव है, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगूर तारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट बेटेलगुइज। बेटेलगुइज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इट इज अ स्टार इन कॉन्स्टिलेशन ओरियन, ये तो सही है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हबल टेलीस्कोप, यही क्या है, गलत है। इसको डिस्कवर्ड करने वाला जॉन आर्सल था। कौन था, जॉन आर्सल। तो इस तरह से हबल नहीं होगा। ठीक है, जॉन आर्सल होगा। ठीक है, चलिए, तो बी हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, यही हो जाएगा आपका सही आंसर बी। मैच करना है, कर दीजिए मैच। लाइट ईयर जो है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। पार्सेक क्या होता है, पार्सेक होता है वेरी लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये होता है एटॉमिक डिस्टेंस, और सेकेंड का होगा टाइम, सेकेंड का होगा समय। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का होगा परमाणु दूरी, पार्सेक का क्या होगा अत्यधिक बड़ी खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष का होगा, प्रकाश वर्ष का क्या होगा तारों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए। 20 हो। आगे देखिए, असर्शन रीजन से है फिर से। द पोल स्टार इज यूजफुल फॉर डायरेक्शन फाइंडिंग एट नाइट। ध्रुव तारा रात्रि में दिशा निर्धारण के लिए उपयोगी है। रीजन, इट ऑलवेज साइंस इन नॉर्थ डायरेक्शन, यह हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। तो दोनों सही है और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मैच करना है आप लोगों को, मैच कर दीजिए। इवेंट होरिजन, इवेंट होरिजन जो है ये हो जाएगा ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा, बाउंड्री अराउंड अ ब्लैक होल, इवेंट होरिजन। ठीक है, आगे है सिंगुलैरिटी। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनफाइनाइट। सिंगुलैरिटी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत। स्ट्रिंग थ्योरी, ये क्या होगा, ये होगा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ पार्टिकल्स, कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग। 2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड मॉडल का क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्स एंड पार्टिकल, मूल्य बलों और कणों का वर्गीकरण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 30 देखिए, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। तो जो करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एनी सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली स्टार्स एंड प्लैनेट्स।
ये गलत है। ओनली स्टार्स एंड प्लैनेट ही नहीं है सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में केवल तारे और ग्रह शामिल होते हैं। गलत बात है, केवल तारे और ग्रह ही नहीं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी है, जैसे और भी मतलब इंग्लिश में मेटियोर्स हुआ, एस्ट्रॉयड हुआ, ये सब भी होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये तो गलत हो गया, ठीक है। और बाकी सब जो है ये सब पढ़े। मेटियोर्स एंड सेलेस्टियल डस्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। उल्काएं और खगोलीय धूल सौरमंडल के घटक है, तो हाँ है। द सोलर सिस्टम वाज फाउंड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ये भी सही है। आपसे पूछा गलत कौन है, नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। कल के क्लास में 30 MCQs ही हुआ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छा से 1-2 बार देख लीजिएगा। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास आज होगा तो इसका वीडियो मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।